चलिए आज बात कर लेते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में। ये चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा हमारे सभी टॉपिक्स इसके हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ फार्माकोलॉजी की, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर वीडियो के चैनल नोट्स के लिए अलग है, 4 हैंड रिटन नोट्स लिखा होगा। अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए अलग डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप बता सकते हैं जो भी आपका डाउट है, या फिर उससे बेटर मैं ये बोलूँगी कि कमेंट सेक्शन में भी बताया करो। ठीक है, इससे क्या होगा, हर किसी को पता चलेगा कि हाँ भाई, कि हमारी भी यही ज़रूरत है, हमें भी इसी बारे में बात करनी है। तो वो एक मेन मुद्दा हो जाएगा, उस पर बातें हो जाएंगी। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जल्दी से ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को भी ख़त्म कर देते हैं, और फिर हम सेकेंड चैप्टर का जो हमारा ये लास्ट के 2-3 टॉपिक जो रह गए थे इनको कवर कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, फिर चलेंगे हम CVS वाले पे, कार्डियोवास्कुलर वाले पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको एनाल्जेसिक का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जो एनाल्जेसिक होते हैं वो पेन से क्या करते हैं, रिलीफ दिलवाते हैं। पेन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब ये पेन पे भी 2 टाइप से काम करते हैं। अगर जो हमारे CNS पे जो काम करेंगे, ठीक है, CNS वाले पेन पे, तो उनको तो हम क्या बोलेंगे, ओपियोइड एनाल्जेसिक। ठीक है, वो होते हैं ये। और पेन अगर पेरीफेरल से रिलेटेड है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से, PNS से रिलेटेड है, पेरीफेरी में यानी न्यूरोपैथी वगैरह हो गई है, उस पेन से रिलीफ के लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। ठीक है, तो इनको हम नॉन नार्कोटिक्स भी बोलते हैं, या नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक भी बोला जाता है। और ओपियोइड एनाल्जेसिक आप यहाँ पे देख ही रहे हो, तो अब देख लेते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में। और ये पेन से इस तरीके से रिलीफ दिलवाते हैं कि पेशेंट को बिना बेहोश करे ही उसको आराम हो जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स के केस में हमने देखा था, लोकल एनेस्थेटिक ये भी पेन से रिलीफ दिलवा रहे हैं, करवा रहे हैं रिलीफ। बट जनरल एनेस्थेटिक किस तरीके से, पेशेंट को सुन करके, ठीक है, उसको एकदम अनकॉन्शियस करके। और यहाँ पे पेशेंट कॉन्शियस रहता है, फुल अवेयरनेस रहती है, और पेन एकदम खत्म हो जाता है। तो चलो देखते हैं जल्दी से। और हमें पता है कि जैसे कि हमें हर टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, डेफिनेशन देखनी होती है, क्लासिफिकेशन देखनी होती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज क्या है, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो देखो क्या वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, दीज आर द एजेंट्स दैट रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन ओपियोइड रिसेप्टर। अब ये ओपियोइड आपने सुना ही होगा। ओपियोइड क्या होता है, ये हमारा अनराइप फ्रूट होता है। किसका, पॉपी प्लांट का, जिसका बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम भी पता है हमें, पेपेवर सोमनीफेरम। तो ये एल्कोलॉइड होते हैं। क्या होते हैं नेचर में, एल्कोलॉइड। प्लांट से मिल रहा है तो ऑब्वियसली एल्कोलॉइड। बट यहाँ पे हम नेचुरल ओपियोइड्स भी देखेंगे, सेमी सिंथेटिक भी देखेंगे, उसके अलावा सिंथेटिक भी। ठीक है, तो ये एल्कोलॉइड है। एल्कोलॉइड क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वो हमारे वाटर में। तो ये सब थे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ड्रग डिपेंडेंस। इससे ये क्या होता है कि नार्कोटिक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है इससे। ठीक है, पेशेंट बिल्कुल ही डिपेंड हो जाता है उस पर, तो इसीलिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो इसको नॉर्मल ऐसी ही पेन के लिए नहीं दिया जाता, सीवियर पेन में इनको दिया जाता है मेनली। क्यों, क्योंकि ये सीधा हमारे CNS पे वर्क करेंगे। These are the agents that relieves pain by acting on opioid receptors. Receptors हमें पता है वो ऐसे लार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिन पे हमारी ड्रग जाके बाइंड करती है, देन हमें एक उसका एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है बॉडी में। ठीक है, जो हमें चाहिए, विद साइड इफेक्ट भी उसी ड्रग के। ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके काम करेगी, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ये दोनों ही CNS के पार्ट होते हैं। इनको हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं। ये आपको प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी ये आपको मेडिसिन मिलेगी। ठीक है, और पेन क्या होता है, मैंने आपको एक तरीका बता रखा है। अगर आप कोई भी डेफिनेशन देते हो, जैसे कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, एंटी एंजाइटी हो गया, ठीक है, पहले आप बताओगे कि ये ड्रग क्या है, फिर आप जिसको वो ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं उसके बारे में भी आपने बताना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पेन के बारे में भी बताया है। पेन क्या है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है और सेंसेशन है जो किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी वजह से। या तो कोई इंजरी हो गई है, घाव हो गया है बहुत ज़्यादा, या बीमार है पेशेंट, या फिर कोई डैमेज हो गया है बॉडी में किसी टिश्यू में या फिर किसी भी ऑर्गन में। ठीक है, तब पेन अराइज हो जाता है।
अब ये जो ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है, तो ओपियोइड रिसेप्टर्स के भी हमें टाइप पता होना चाहिए। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा म्यू, सेकंड कप्पा, और एक होता है डेल्टा। तो जो म्यू होता है वो स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ करवाता है, यानी बहुत ज़्यादा पेन है वहाँ पे उससे रिलीफ करवा देगा, इससे एडिक्शन का रिस्क होता है। और जो मॉर्फिन है हमारा वो भी म्यू ओपियोइड रिसेप्टर है, ठीक है। कापा जो है ये मॉडरेट पेन रिलीफ कराता है, यानी जो मॉडरेट यानी ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। और लेस एडिक्शन है इससे, इससे एडिक्शन ज़्यादा नहीं होता है। ये एडिक्टिव ड्रग होते हैं, यानी कि इनको फिर पेशेंट की ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि एडिक्ट हो गए, है ना, यानी उनकी आदत बन चुकी होती है, हैबिचुअल हो जाता है कि अगर ये नहीं मिली तो उनकी बॉडी में हमें और साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। कापा हो गया। और देन डेल्टा, ये वीक एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, बट ये मूड रेगुलेशन के लिए अच्छा माना गया है। न्यूरो प्रोटेक्टिव बोलते हैं हम इसको, डेल्टा को, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखें तो क्या होगी, देखो ओपियोइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं ये, जो एगोनिस्ट क्या, जो बिल्कुल उसी के जैसा बिल्कुल अपना काम करेंगे, ओपियोइड के जैसा ही। तो ओपियोइड के जैसा कौन काम करता है, एक तो नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल जो हमें प्लांट से या नेचर से मिल रहे हैं नेचुरली, ठीक है, वो होते हैं। सेमी सिंथेटिक जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन नेचुरल में कर दिया जाए तो वो हमारे सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक जो बिल्कुल ही मैन मेड हो, केमिकल्स का यूज़ करके वो चीज़ें बनाई गई हों। तो नेचुरल में देखें तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, थिबेन है, पेपेवरेन है, नॉस्केपिन भी है, बट इतने आपके लिए ठीक है। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, देखो इस मॉर्फिन का ही इसी में ही एसिटाइल ग्रुप वगैरह जोड़ दिए दो, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन गया, जिसको हीरोइन भी बोला जाता है, ठीक है। इथाइल मॉर्फिन हो गया, इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। सिंथेटिक में पैथिडीन हो गया, फेंटानिल हो गया, और ट्रामाडोल। ट्रामाडोल आपने सुना भी होगा, सीवियर पेन में ये बहुत ज़्यादा इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। सर्जरी वगैरह हुई है, काफ़ी मेजर सर्जरी है, तब भी ट्रामाडोल दिया जाता है। फिर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, यानी जिसमें दोनों ही एक्शन हो, अगर वो कहीं पे पेन को कम कर रहे हैं, है ना, मतलब पेन से रिलीफ दिलवा रहे हैं, और ज़्यादा ही वहीं पे कुछ चीज़ों को वो ब्लॉक भी कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एंटागोनिस्ट हो जाता है उसी का। नेलॉर्फिन है, कहीं पे अगर इनका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है बॉडी में तो इनके साथ कॉम्बिनेशन में दे दिया मॉर्फिन प्लस नेलॉर्फिन, तो क्या होगा कि ये इसके इफेक्ट को कम भी कर सकते हैं, है ना, कि कहीं इनका ओवरडोज तो नहीं हो गया बॉडी में, तो हमने नेलॉर्फिन दे दिया, पेंटाजोसिन दे दिया। अब पार्शियल म्यू एगोनिस्ट की म्यू रिसेप्टर पे तो जाके बाइंड होगा, बट कम उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो वो पार्शियल म्यू एगोनिस्ट होता है, ठीक है। और प्लस कापा एंटागोनिस्ट की कापा को रोकेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग पेन से तो रिलीफ करवाएंगे, बट इतना इफेक्टिव नहीं होंगे, और मॉडरेट पेन पे इसका कोई काम नहीं, मतलब उसको रोक ही देंगे, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले को करेंगे। तो बुप्रेनॉर्फिन हो गया, यानी ये एंटागोनिस्ट है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बुप्रेनॉर्फिन है। प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट देखे तो नेलॉक्सिन और नेल्ट्रॉक्सिन, यानी जो ओपियोइड को रोक दे, यानी अगर इनकी ओवरडोज हो गई है तो इनको देंगे तो क्या होगा कि उसका जो साइड एडवर्स रिएक्शन हो रही है उससे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम एंटागोनिस्ट भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे ओपियोइड के अंदर आते हैं। ये हो गया। फिर मैंने बताया था अगर आपके एग्जाम में कोई भी एक जैसे क्लासिफाई करो ओपियोइड एनाल्जेसिक विद उसके साथ एक ड्रग दे दी, चाहे मॉर्फिन लिख दिया या फैंटानिल लिख दिया या पैथिडीन लिख दिया, तो आपको ये जनरल ही लिख के आनी है वहाँ पे, ठीक है। देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में एनाल्जेसिया यानी पेन से रिलीफ दिलवाते हैं, ठीक है, पेन रिसेप्टर पे बाइंड होके, मतलब ओपियोइड रिसेप्टर पे, और फिर एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, यानी पेन से रिलीफ। यूफोरिया यानी कि इनको लेने के बाद बहुत अच्छी वाली फीलिंग भी आती है, जैसे फीलिंग ऑफ प्लेजर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुहावना सा लगता है। सिडेशन यानी थोड़ा नींद आने लगती है, इनसे ड्राउजीनेस होने लगती है कि स्लो सा हो जाता है, रिलैक्स फील करने लग जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी ब्रीदिंग को भी स्लो डाउन कर देते हैं ये। कफ सप्रेशन, एंटीटसिव कफ से भी रिलीव करवाते हैं, जैसे कोडीन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं, ये बाउल मूवमेंट को स्लो कर देते हैं, यानी अगर कहीं डायरिया वगैरह हुआ है तो बहुत सीवियर डायरिया है तो उस केस में अगर हम ये देंगे तो डायरिया रुक जाएगा, ठीक है, दस्त वगैरह जो होंगे बहुत ज़्यादा
नोजिया, वॉमिटिंग, ये वॉमिटिंग सेंटर को भी स्टिमुलेट करता है, कीमो ट्रिगर जोन को, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ, उस पर काम करके नोजिया करवाता है और वॉमिटिंग करवाता है। ठीक है, तो कोई जैसे पॉइजनिंग वगैरह हो गई है तो उस केस में भी देंगे तो वो वॉमिटिंग करवा देगा, है ना। डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस की, इससे डिपेंडेंस हो जाता है। टॉलरेंस यानी ये इसकी डोज जो होती है उसकी इफेक्टिवनेस जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो और डोज की इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो होता है टॉलरेंस, कि वो सहन कर सकता है जितनी डोज हम उसे दे रहे हैं पहले से। देन उसके बाद ये देखते हैं यहाँ पे डोजेज हम कितनी कितनी दे रहे हैं। मॉर्फिन की दे दी 5 से 20 mg ओरली दिया है हर 4 घंटे में, और 5 से 20 mg देखो इसलिए लिया जाता है क्योंकि पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, पेशेंट की एज, बॉडी वेट, इन सब चीज़ों पे पोस्टोलॉजी को देखते हुए दिया जाता है ये। कोडीन 15 से 60 mg ओरली, फेंटानिल 25 से 100 माइक्रोग्राम एवरी 1 to 2 hours दिया जाता है। बुप्रीन ऑर्फिन 0.3 mg, ये IV लिखा है, इंट्राविनस एवरी 6 hours। नेलोक्सोन जो ओपियोइड एंटागोनिस्ट था 0.4 से 2 mg इंट्राविनस दिया जाता है हर 2 से 3 मिनट, ताकि ओपियोइड से या मॉर्फिन वगैरह से अगर कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, ओवरडोज हो गई तो वो कम हो जाए। ठीक है, अब इंडिकेशन देखें तो वही की पोस्ट सर्जरी या कैंसर से रिलेटेड जो पेन है, यानी सीवियर पेन है, ट्रॉमा वगैरह है, तो उस केस में दे सकते हैं हम। और आर्थराइटिस है, जैसे जॉइंट वगैरह में पेन होता है बहुत, तब हम उस केस में ट्रामाडोल को प्रेफर करते हैं, दिया जाता है। बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी दिया जाता है, सर्जरी के दौरान और सर्जरी से पहले भी, तो वो कौन पेन को से रिलीफ दिलवाने के लिए, जिसमें फैंटानिल दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनेस्थीसिया कॉज करेगा, है ना, एनेस्थीसिया भी कर रहे हैं ये। कोडीन इज यूज्ड इन सम कफ सिरप, वही एंटीटसिव एक्शन भी है तो कफ सिरप में भी यूज़ कर रहे हैं। डायरिया के ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, बिल्कुल लोपेरामाइड जैसा इनका एक्शन होता है, जैसे लोपेरामाइड एंटी डायरियल ड्रग है, सेम वैसा ही ये भी अपना काम करेंगे अगर हमने मॉर्फिन को दे दिया तो। ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो इसमें जो पेंटाजोसिन वगैरह है और ट्रामाडोल है उनका यूज़ होता है, नेचुरल वाले इतने यूज़ नहीं होते, साइड इफेक्ट उनके ज़्यादा होते हैं इसलिए। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, पेन हो रहा है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है, इसको हार्ट अटैक भी बोला जाता है। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल है वो डैमेज होने लग जाती है। क्यों होता है कि या तो कोरोनरी आर्टरीज वगैरह जो है हमारी हार्ट की वो ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है, जिसकी अब चेस्ट पेन वगैरह बढ़ता है इस केस में, तो उस पेन को से रिलीफ दिलवाने के लिए भी हम देते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक को। देन उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें तो किस केस में हम नहीं दे सकते, वो है अगर किसी को अस्थमा है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, COPD, एम्फाइसीमा वगैरह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पूरी डिजीज है रेस्पिरेटरी की इसके अंदर, तो उसमें हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करते हैं। हेड इंजरी में नहीं देना है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहे कि इनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। हेड इंजरी है, हम पेन से रिलीफ करवा रहे हैं, बट उसमें वो सही नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इंजरी है तो। अवॉइड इन सीवियर लीवर और किडनी डिजीज़, लीवर या किडनी डिजीज़ में नहीं देना है। हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को भी नहीं देना है, ठीक है, उसका ऑलरेडी BP लो है और हम और BP लो करवा देंगे तो दिक्कत और शॉक में चला जाएगा पेशेंट। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये था पूरा ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में। गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताया करो, और क्या टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है वो भी बताया करो। इससे क्या होगा, और इम्प्रूवमेंट ही तो होगी, और नुकसान तो कुछ नहीं होगा, ना आपका ना मेरा, आपके लिए ही अच्छा होगा कि हाँ भैया हमें ऐसे समझ नहीं आया, आप ऐसे बता दो, या और चीज़ों को देखो, आप क्या तरीका बताओ कि मतलब जो आपको पता हो अच्छे से वो मुझे आप बताया करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूला करो, शेयर ज़रूर किया करो, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल पे बने रहो, स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर मोर वीडियोज़। सो थैंक यू।